नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूं क्योंकि आज हम बहुत सारा करने वाले हैं एमसीक्यू। और उसके पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल चल रहा है आपका होली ऑफर, जिसमें आपके जितने भी कोर्स संचालित होते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में बिल्कुल आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितने भी प्रतिभागी हैं, जिन लोग अभी तक क्लास से नहीं जुड़ पाए थे, बिल्कुल आप सभी को क्लास से जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल आप पीछे मत हटिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये सारा क्लास परचेज कर सकते हैं। यदि ऐसा सब करने में दिक्कत होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आज के अपने एमसीक्यू की ओर आते हैं। हमारा एमसीक्यू क्या कहता है? भारत के संविधान के बारे में बात कर रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्वाचन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या होता है आपका? चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है आपका? चुनाव। यदि पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव। तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन मतलब आपके चुनाव हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया है। तो याद रखना है, पेपर में यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया है चुनाव लड़ने के लिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, तो वो है आपका 21 साल। चाहे आप ग्राम पंचायत में पंच बनना चाहो, चाहे सरपंच बनना चाहो, चाहे उप सरपंच बनना चाहो, ठीक है, चाहे आप जनपद का अध्यक्ष बनना चाहो, उपाध्यक्ष बनना चाहो, सदस्य बनना चाहो, चाहे आप जिला पंचायत में सदस्य बनना चाहो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनना चाहो, पंचायत चुनाव में मतदान की उम्र जो निर्धारित की गई है वो किया गया है आपका 21 साल। इसके अलावा 25 साल की यदि मैं बात करूं तो 25 साल में आप लोकसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य बन सकते हो। राज्यों में आपका विधानसभा होता है और केंद्र में आपका लोकसभा होता है। तो आप यदि चाहो तो राज्य में विधानसभा में और आपके लोकसभा में, राज्य में विधानसभा और आपके केंद्र में लोकसभा का सदस्य बन सकते हो यदि आपकी उम्र 25 साल है तो। वहीं 18 साल की यदि मैं बात करूं तो ये आपके मतदान करने की उम्र है। 18 साल क्या है आपके? मतदान करने की उम्र है। मैंने क्लास में कई बार बताया है आपको, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन आपका हुआ था कब? 1989 में। और इसके बारे में आपको याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन के बारे में क्या याद रखोगे? 61वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1989 में। और इसमें यह निर्धारण किया गया कि अब मतदान का उम्र 21 साल नहीं होगा। मतदान का उम्र 21 साल नहीं होगा, बल्कि मतदान का उम्र कितना होगा आपका? 18 साल। और बिल्कुल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव में मतदान करने की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बिल्कुल आपका सी वाला आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अगला प्रश्न है जो कि कह रहा है, भारत के 73वें संविधान संशोधन में भारत के 73वें संविधान संशोधन में कौन सा अंतर क्षेपित करता है? भाग आपका 9, 10, 11 और एक ऑप्शन लिख लीजिए डी आपका 12। प्रश्न ये कहना चाहता है आपका कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज को कौन से भाग में रखा गया है? प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है। मैंने क्लास में भी अक्सर आपको कहा है कि आपको कम से कम 20 तक का रोमन अक्षर याद होना चाहिए। कहाँ तक का? 20 तक का रोमन अक्षर कम से कम आपको याद होना चाहिए। किसके लिए? 73वें संविधान संशोधन में
कई बार ऐसा प्रश्न दे देता है उसके लिए। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से भाग अंतरक्षेपित करता है या कौन से भाग में वर्णन है? तो याद रखना है आपको, संविधान के दृष्टिकोण से आपके भाग 9, संविधान के दृष्टिकोण से भाग 9 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद कहेगा तो 243, अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? 243 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भाग 9 में इसकी चर्चा है और अनुच्छेद कहेगा तो 243, भाग 9 में इसकी चर्चा है और अनुच्छेद कहेगा तो 243। पर याद रखना है पेपर के दृष्टिकोण से आपको कि भाग 9 में जब हम पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं तो ये लोकसभा से कब पारित हुआ, यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो याद रखना है ये लोकसभा से पारित हुआ है आपका 22 दिसंबर 1992 को। ये राज्यसभा से कब पारित हुआ, यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछे तो याद रखना है 23 दिसंबर 1992 को। इस पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, तो याद रखना है 20 अप्रैल, और अप्रैल चल रहा है मतलब अगला साल चला गया है, 1993 को। पंचायती राज आपका लागू कब हुआ भारत में, तो ये हुआ था आपके 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को किस लिए मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल को किस लिए मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखना है यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितने बच्चों ने जवाब दिया है ए, 9वें वाले बच्चों का आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने जो आपको दिख रहा है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो जाए, ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हालांकि कुछ नहीं है, पर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना चाहिए धारा 90। धारा 90 क्या कहता है? पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच में बात करता है आपका धारा 90। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 90 किसके बारे में बात करता है? पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के बीच बात करता है। यदि पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? ठीक है, यदि ये ए नाम का कोई ग्राम पंचायत है, ए नाम का क्या है? कोई ग्राम पंचायत है। ए नाम का कोई क्या है? ग्राम पंचायत है। इसकी 2 ग्राम सभा है, 1 और ये आपका 2। अगर इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है तो इस मामले का निपटारा कौन करेगा? तो याद रखना है यदि एक ग्राम पंचायत की 2 ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद होता है तो ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में याद रखना है आपको कि उस मतभेद का क्या किया जाएगा? निर्णय किया जाएगा। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है यदि ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस पर निर्णय कौन करेगा? यदि ऐसा आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन, ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में इसका क्या किया जाएगा? निर्णय किया जाएगा। याद रखना है यदि एक ग्राम पंचायत की 2 ग्राम सभाओं के मध्य क्या हो जाए? मतभेद हो जाए। दूसरा यदि मैं बात करूं, यदि 2 पंचायतों के मध्य विवाद हो जाए, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत और आपके जनपद पंचायत के मध्य विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करता है? या फिर 2 या 2 से अधिक पंचायतों के मध्य विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा करता है आपका राज्य सरकार।
कौन करता है? दो या दो से अधिक पंचायतों के मध्य विवाद हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, या आपके ग्राम पंचायत और जनपद में, जनपद या जिले में किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करता है आपका कौन? राज्य सरकार। उसका निपटारा कौन करता है? आपका राज्य सरकार करता है। आप सभी को याद रखना है उसका निपटारा। अगला यदि हम बात करें कि राज्य सरकार निपटारा करता है, ये तो हो गया आपका। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं किस मुद्दे पर, तो याद रखना है इसके अलावा यदि मैं बात करूं किसी और मुद्दे को लेकर, ठीक है, तो याद रखना है यदि किसी पंचायत और छावनी बोर्ड कहने का मतलब क्या है? सैनिक जब अपना छोटा छोटा टुकड़ी जमाकर, सैनिक अपना जब छोटा छोटा टुकड़ी जमाकर क्या करते हैं? सैनिक जब अपना छोटा छोटा टुकड़ी जमाकर क्या करते हैं? तो याद रखना है जब वो छोटा छोटा टुकड़ी जमाकर कहीं कहीं पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, कोई ना कोई जनपद क्षेत्र के अंतर्गत होता होगा, कोई ना कोई जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा। और अक्सर ये चीज़ें आपको देखने को कहाँ पर मिलता है? जैसे कि आप बॉर्डर वाले एरिया पे चले जाओगे वहाँ पर, तो यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है धारा 90 के तहत, आपको याद रखना है, तो उनके बीच का जो निर्णय है वो कौन करता है? चूंकि आपकी सेना मतलब केंद्र सरकार का है, तो याद रखना है केंद्र सरकार की सहमति से राज्य सरकार इस मामले का क्या करता है? निपटारा करता है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य यदि विवाद हो जाए, पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य यदि विवाद हो जाए, उस कंडीशन के बारे में यदि बात करेगा तो याद रखना है आपके केंद्र सरकार के अनुमति से राज्य सरकार के द्वारा इस मामले का निर्णय किया जाता है। तो क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कुछ नहीं था, पर इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज देखा, धारा 90। दो पंचायतों के मध्य विवाद होता है वो एक क्वेश्चन, पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है वो एक क्वेश्चन। तो ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के बारे में बात कर रहा है। चलो बताओ। दो ऑप्शन और लिख लो। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन मैंने और लिख दिया है, ठीक है। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? गणपूर्ति, सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए आप धारा पढ़ते हो, धारा 6 एवं 7। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए आप धारा पढ़ते हो कौन सा? अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए आप धारा पढ़ते हो 129 क, ख और ग, ये पढ़ते हो आप लोग। अभी हम ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में बात कर रहे हैं, तो ग्राम सभा के गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10 होती है। ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10 होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा, ग्राम सभा की कुल संख्या 1/3 होती है, गलत। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 होता है, ये भी गलत। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला होती है, ये भी गलत। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होती है, ये भी सही है। ग्राम सभाओं में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला होती है, ये गलत है। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होता है। सरपंच और पंच आपके गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होता है। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? वह मिनिमम सदस्य संख्या, वह मिनिमम सदस्य संख्या जिसमें हम किसी बैठक को स्टार्ट कर सके उसे हम कहते हैं गणपूर्ति। सामान्य क्षेत्र में आप कौन कौन सा धारा पढ़ते हो? तो सामान्य क्षेत्र के लिए आप धारा पढ़ते हो कौन कौन सा?
एक धारा पढ़ते हो आप, धारा कौन सा? एक धारा आप पढ़ते हो 6 एवं 7 सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के लिए, और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की घनपूर्ति के बारे में यदि बात करेगा तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की घनपूर्ति के लिए कौन कौन सा धारा है आपका? 129 क, ख और ग। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जितने बच्चों ने जवाब दिया था 1, 5, 7, उन बच्चों का प्रश्न सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? पहला दिया हुआ है आपका चुनाव अभिकर्ता, दूसरा आपका दिया हुआ है लेखा अभिकर्ता, तीसरा आपका दिया हुआ है प्रचार अभिकर्ता, चौथा आपका दिया है मतदान अभिकर्ता, और आखिरी दिया है आपका छठवां मुख्य अभिकर्ता। आखिरी वाला नहीं दिख रहा है, ये है आपका। ठीक है, चलो 4 ऑप्शन दिख गया, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 6 और 2, 4, 5। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? मैंने क्लास में एक तरीका बताया था, यदि आप लोगों ने केयर किया होगा तो। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में आपका क्या होता है? चुनाव। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में आपका क्या होता है? चुनाव। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में आपका क्या होता है? चुनाव होता है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको चुनाव अभिकर्ता। चुनाव में क्या करने जाते हो? मतदान करने, तो मतदान अभिकर्ता। और मतदान के बाद आप फाइनली क्या करते हो? गणना करते हो, वोटों की गणना करते हो, तो गणना अभिकर्ता। तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो 3 लोगों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले क्या होगा? चुनाव, तो चुनाव अभिकर्ता। चुनाव में क्या डालने जाते हो? मतदान, तो मतदान अभिकर्ता। और उसके बाद 5वां आपका क्या हो जाएगा? गणना अभिकर्ता हो जाएगा। तो बिल्कुल यदि ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो 1, 4, 5, यानी कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबके सब ने सही जवाब दिया है आपका 1, 4 और 5। वहीं धारा के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो धारा 42 आपका क्या कहता है? धारा 42 आपका कहता है राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है। यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 1, 4 और 5 होगा इसका आंसर। सबसे पहले आपका चुनाव अभिकर्ता, दूसरा आपका मतदान अभिकर्ता, और तीसरा आपका गणना अभिकर्ता। तो आंसर क्या होगा? 1, 4 और 5। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। ग्राम सभा के बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन असंबद्ध है? तो एक आपका दिया है 23 जनवरी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। एक दिया है आपका 23 जनवरी, दूसरा दिया है आपका 14 अप्रैल, दूसरा दिया है आपका 14 अप्रैल, तीसरा दिया है आपका 14 मई, और चौथा दिया है आपका 20 अगस्त। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 मई और 20 अगस्त, ये ऑप्शन आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन दिया था 23 जनवरी, दूसरा आपका 14 अप्रैल, तीसरा आपका 14 मई, और लास्ट है आपका 20 अगस्त। इन सब में आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, 23 जनवरी आपके सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये तो शामिल होता ही है।
14 अप्रैल आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, 20 अगस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि, इसके अलावा आपका 2 अक्टूबर, इसके अलावा आपका 2 अक्टूबर, और इसके अलावा आपका और कौन कौन सा है, जून और नवंबर माह में, जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। तो इसमें असंबद्ध कौन सा है आपका, यदि पूछेगा तो याद रखना है, असंबद्ध के बारे में यदि बात करेगा तो वो होगा आपका 14 मई। तो जितने बच्चों ने जवाब दे रहे थे कि 14 मई आपका असंबद्ध है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा में जो 6 डेट निर्धारित किया गया है बैठकों के लिए, उसमें एक है आपका 23 जनवरी, दूसरा आपका 14 अप्रैल, उसके अलावा आपका 20 अगस्त, और उसके अलावा आपका 2 अक्टूबर, और जून और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि पर। इतना था आपका, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन कौन सा किसमें किसमें सुमेलित होगा। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कौन सा सूची संबद्ध है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में यदि मैं बात करूँ तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में क्या याद रखना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सत्ता को विभिन्न स्तरों में बांटना। विभिन्न स्तरों में बांटना ये कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि केंद्र स्तर पर आपका प्रधानमंत्री, केंद्र स्तर पर आपका प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर आपका मुख्यमंत्री, राज्य स्तर पर आपका मुख्यमंत्री, और वहीं फिर आपके जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यानी कि सत्ता को जब विभिन्न भागों में बांटकर शासन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। अगला है आपका विकेंद्रित योजना के बारे में बात कहा था जीवी के राव ने। एम एल सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी, और पी के थुंगन समिति आपके पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की बात कही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3 और 4, ठीक है, सभी के सभी आंसर आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने किया था, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति तो नहीं होगा क्योंकि ये कब आया था आपका 1957 में, और 3 स्तर की पंचायती राज लेकर आया था।
बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957 में आया था और 3 स्तर की पंचायती राज लेकर आया था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? ये तो आपसे पेपर में ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, तो याद रखना है 1957। ये कब की बात है? 1957 की बात है, जब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा आपका 1957 में यह सिफारिश किया गया था। अगला है आपका थुंगन समिति, ठीक है, थुंगन समिति। और उसके अलावा आपका है आयंगर समिति, सिंहल समिति। तो आयंगर समिति ऐसा कुछ आया नहीं था, सिंहल समिति भी नहीं आया था। इसका आंसर होगा थुंगन समिति, क्योंकि थुंगन समिति आपका कब आया था? थुंगन समिति आपका आया था 1988 में, और इन्होंने ही यह सुझाव दिया था आपके पंचायती राज में। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है थुंगन समिति के बारे में। क्या चीज याद रखोगे? 1988 में थुंगन समिति आपका आया था, ठीक है, सुझाव लेकर। तो बिल्कुल मेरे जितने भी बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है बी वाले बच्चों का आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला, पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1996, वर्ष 1997, वर्ष 1995, वर्ष 1998। पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो पेशा के बारे में यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो पेशा आया था आपका 1995 में। अधिनियम कब आया था आपका? 1995 में। लागू कब हुआ था पूछेगा तो याद रखना है वर्ष 1996 में। पेशा एक्ट को लाने वाली समिति कौन सी थी? तो याद रखना है पेशा एक्ट को लाने वाली समिति थी भूरिया समिति। कौन सी समिति थी? भूरिया समिति। सबसे पहले चीज याद रखना है पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1995। दूसरा, पेशा आपका जो है पेशा अधिनियम जो है वो 1995 में आपका क्या हुआ था? अधिनियम आया था। वर्ष 1996 में ये लागू हुआ। और भूरिया समिति, कौन सी समिति है आपका? भूरिया समिति वो समिति है जो पेशा अधिनियम लेकर आया था। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ये आपका है। तो वर्ष 1996 में आपका भूरिया समिति आया था। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है यदि पूछेगा तो छत्तीसगढ़ आपके 7वें नंबर का राज्य है। छत्तीसगढ़ आपके कौन से नंबर का राज्य है पूछेगा तो याद रखना है 7वें नंबर का राज्य है। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ई प्रोजेक्ट पंचायत यानी कि पंचायतों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ना, पंचायतों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ना, ये आपका कब का था? पंचायतों में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2005, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2001, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2008, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। बताइए आपका किसके बारे में बात कर रहा है? आपके पेशा अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। पंचायत में छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखना है आपको ई पंचायत प्रोजेक्ट, ई का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से जोड़ना, प्रत्येक पंचायत में एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाना ताकि पंचायतों के कामकाज का डेली अपडेट मिल सके। तो बिल्कुल 26 जनवरी 2005
2005 में आपका छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है आपका, कौन से युग में सुमेलित है, इसके बारे में बात कर रहा है। ध्यान से पढ़िए और बताइए। चलिए बताइए। कौन कौन सा सही है पूछ रहा है। तो पंचायत सांख्यिकीय युक्तिकरण ये आपके जी आर राव समिति ने दिया था, ठीक है, जीवी के राव समिति ने दिया था, बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रशिक्षण आपके एएस त्रिवेदी ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। पंचायतों में सहकारी के संबंध में कार्य समूह के बारे में बात करेगा तो क्या होगा, एसीडी मिश्रा। वहां खुल गया क्या सर? अगला है आपका, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेगा तो कौन है आपका, जीवी के राव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 3 और 4। बिल्कुल मेरे जितने भी बच्चे थे जवाब दे रहे थे उन सारे बच्चों का जवाब सही है। आंसर क्या होगा आपका, 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, और बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों का जवाब आ चुका है। चलिए अब दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो एन कहता है आपके पंचायतों का लागू ना होना। पंचायतों का लागू ना होना। 243 एल क्या कहता है, लागू होना। जे क्या कहता है आपका, पंचायतों के सम परीक्षा के बारे में बात करता है। पंचायतों के सम परीक्षा के बारे में बात करता है। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है। यदि ऐसा पूछा जाएगा प्रावधान के बारे में तो आंसर होगा 243 के। याद रखना है 243 एन क्या कहता है, पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। जैसे कि आपके पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपका पंचायती राज को लागू नहीं किया गया है। 243 एल, एल से याद रखना है ल और ल से आपका लागू होना। जे पंचायती राज कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को, मैं। तो आपके परीक्षा की जांच कौन करेगा, मैं करूंगा। तो इसीलिए आपका 243 जे। और के से याद रखना है, के आपका क्या होता है, निर्वाचन। 243 के क्या कहता है आपका, निर्वाचन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका,
संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची, 12वीं, 11वीं या 10वीं? चलिए बताइए, एकदम आसान है इस प्रश्न का जवाब। संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन से उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है? तो 8वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? 8वीं अनुसूची तो आपके भाषा के बारे में बात करता है। वहीं 12वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है? आपके नगरीय निकाय के बारे में बात करता है, नगरीय निकाय के बारे में। 10वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है? आपका दल बदल के बारे में बात करता है। लेकिन पंचायतों के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? पंचायतों के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना है आपको संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि आपका किसके बारे में बात करता है? पंचायतों के बारे में। और ये आपका 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1992 में। तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा, संविधान की 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय, संविधान की 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और संविधान की 10वीं अनुसूची आपका दल बदल। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की 11वीं अनुसूची, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के बारे में बात करता है। कौन सा अनुच्छेद होगा? और जितने बच्चे मेरे से क्लास में पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसका आंसर गलत देगा। चलो बताओ जल्दी से। और जब तक आप सब आंसर बताते हैं, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि होली का चल रहा है ऑफर दोस्तों, और बिल्कुल 50% के ऑफर के साथ, 50% के ऑफर के साथ आप बिल्कुल ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, ठीक है, क्योंकि इस बार आपको मिलने वाला है मौका। तो कुछ भी दिक्कत हो जाएगा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, वरना सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन हमारा कौन सा था? चलिए
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल जितने बच्चों ने जवाब दिया है सभी के सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, पंचायत में यदि बात करता है अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के बारे में, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि 243 ए किसके बारे में बात करता है, तो 243 ए कहता है आपका ग्राम सभा। 243 ए क्या कहता है? ग्राम सभा। 243 बी क्या कहता है? पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। सी से क्या होगा आपका? संरचना, पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है 243 सी। और 243 डी किसके बारे में बात करता है? आपके पंचायतों के आरक्षण के बारे में, पंचायतों के आरक्षण के बारे में। ठीक है, चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति के स्थानों का आरक्षण हो, चाहे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार आपको ओबीसी का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में केवल एसटी और एससी को आपका दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार केवल आपके एसटी और एससी को दिया गया है आरक्षण। किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। और यही पर 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को 1/3 महिला 1/3 आपका क्या दिया गया है? 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। कहां पर? आपके 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में केवल एसटी और एससी को आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण दिया गया है। पर वहीं यदि आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात करो, किसका? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की यदि बात करो तो यहाँ पर महिलाओं को 1/2 या 50% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा एसटी एससी के अलावा ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार। तो बात करें वो अनुसूचित जाति या जनजाति का, या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार यदि आरक्षण की बात करता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने अनुच्छेद कौन सा पढ़ा है? 243 डी। याद रखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपका ग्राम सभा, सबसे पहले आपका ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद आपका बी। बी में क्या बनता है? गठान। बनता है कि नहीं बनता? यदि गठान, तो गठान से गठन, गठान से आपका गठन। सी से याद रखना है आपका, सी से क्या हो जाएगा? संरचना। सी से क्या हो जाएगा आपका? संरचना। और डी से आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। हर जगह आप डिस्काउंट मांगते हो कि नहीं मांगते? कोई भी दुकान में जाते हो तो कि भैया हमें डिस्काउंट दे दो, भैया हमें डिस्काउंट दे दो, मांगते हो कि नहीं मांगते? तो उसी डिस्काउंट की डी से याद रखना, पंचायती राज में आप किस रूप में डिस्काउंट मांगोगे? कि हमें क्या दे दो? आरक्षण। हमें क्या दे दो? आरक्षण। तो आंसर क्या होगा आपका? 243 डी। आंसर क्या होगा आपका? 243 डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
11वां अनुसूची 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन में दे देता हूं, चलिए बताइए। चलिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल जितने भी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल लगभग लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं 243 जी, जी से मैंने दो चीज़ बताया था। एक आपको मैंने बताया था गन, और एक मैंने आपको बताया था ग्रीन। ग्रीन से याद रखना है, ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। तो या तो आप हरा हरा साग सब्जी खा के अपना पावर बढ़ा सकते हो, क्या खा के? हरा हरा साग सब्जी। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? गन, ताकि आपके पास क्या रहे? शक्तियाँ। तो जी से याद रखना है। 11वां अनुसूची में 243 जी कहता है आपके पंचायती राज के अंतर्गत शक्तियों के बारे में बात करता है, और इसमें कितने विषयों को शामिल किया गया है पूछेगा, तो याद रखना है 29 विषयों को शामिल किया गया है। कितने विषयों को? 29 विषयों को शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पंचायती राज संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? चलो जी बताओ, किस में उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के व्यवधान प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भाग 9, भाग 6, भाग 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो वो भाग होगा आपका 9। ठीक है, कौन सा भाग होगा आपका? भाग 9। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ए वाले जितने भी बच्चे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है आपका? पंचायती राज के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर कोई गलत किया तो सोच लेना फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने क्लास, ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जिस दिन मैंने इन धाराओं का बात नहीं किया होगा आपके क्लास में। धारा 37, धारा 38, धारा 39 और धारा आपका 40। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। धारा 37, धारा 37 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 37 कहता है आपका त्यागपत्र। पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र किए जाने के बारे में बात करता है। ठीक है, धारा 37। धारा 38 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 38 कहता है रिक्तियों का भरा जाना। पंचायत में यदि कोई पद रिक्त हो गया है तो रिक्तियों के भरे जाने के बारे में बात करता है। वहीं धारा 39 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 39 कहता है आपका निलंबन। धारा 39 क्या कहता है आपका? वो पहले बोला था पर अब कैंसिल हो गया, करके बता दो।
धारा 40 कहता है पंचायत के पदाधिकारियों का हटाए जाने के बारे में बात करता है। धारा 37 त्यागपत्र, धारा 38 रिक्तियों का भरा जाना, धारा 39 पंचायत के पदाधिकारियों के निलंबन, और धारा 40 कहता है पंचायत के पदाधिकारियों का पद से हटाया जाना। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर ये सब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के बारे में बात कर रहा है। चलिए बताइए क्या। अनुसूची 1 आपका कहता है धारा 77 की उपधारा 1 के बारे में बात करता है। धारा 77 की उपधारा 1 के बारे में बात करता है। दूसरा, अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है? तो अनुसूची 2 कहता है आपका धारा 77 की उपधारा 2 के बारे में बात करता है। अनुसूची 3 कहता है आपका धारा 80 के बारे में बात करता है। और अनुसूची 4 कहता है आपका धारा 77 की उपधारा 1 के बारे में। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन होना चाहिए आपका। एक बार मैच कर लीजिए आप लोग। पहला का सी ओके, दूसरा का ए ओके, तीसरा का बी इट्स ओके, चौथा का डी। ठीक है, बिल्कुल भी होगा आपका आंसर। तो जितने बच्चों ने जवाब दिया है बी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 243 आई किसके प्रावधान का उल्लेख करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 आई किसका प्रावधान करता है? पंचायतों के खातों की संपरीक्षा। अगला ऑप्शन आपको और दिखा देता हूं जो कह रहा है आपसे। अगला ऑप्शन कह रहा है पंचायतों की अवधि। अगला कह रहा है आपसे पंचायतों की संरचना। और अगला कह रहा है राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में। तो बताइए अनुच्छेद 243 आई किसके बारे में बात करता है? 243 आई कहता है आपके राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? 243 आई किसके बारे में बात करता है? राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है 243 आई किसके बारे में बात करता है? तो राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है आपका 243 आई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो खाली स्थल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो किसके सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 243 आई कहता क्या है। राज्य वित्त आयोग का गठन। कुछ टाइम के लिए आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो अपने आप को कुछ टाइम के लिए क्या बना लेना? राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष। राज्य वित्त आयोग का काम मेन ये होता है पंचायतों को सही तरीके से निधि यानी कि धन उपलब्ध कराना ताकि पंचायतों का क्या हो सके? विकास। और उसी में याद रखना है यदि सहायता अनुदान की भी आवश्यकता होती है तो उसमें भी आपके राज्य वित्त आयोग ही क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार पंचायतों को खाली स्थान की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करता है। तो बिल्कुल इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? राज्य वित्त आयोग। क्या हो जाएगा आपका? राज्य वित्त आयोग। और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि होली का चल रहा है ऑफर। तो बिल्कुल आप होली के इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं।
सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है। यदि किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगा तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है साध्य पीएससी एकेडमी तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। और आज का क्लास आप सबको कैसा लगा बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।